हाय एवरीवन। सो बेटा, आज हमें इस नए लेक्चर में जो चीज़ स्टार्ट करनी है दैट इज़ न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे फोकस करो। न्यूक्लियस ये वाला एक टॉपिक है। ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर में तो ऑब्वियसली मदद करेगा ही करेगा, बट अगर आपको जेनेटिक्स को स्टडी करना है, +2 में बायोटेक को स्टडी करना है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको सेल डिवीजन के बेसिक कंसेप्ट्स को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। न्यूक्लियस के आसपास इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है जिसको न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, जो डीएनए है, उसके आसपास लेके प्रॉपरली 3 या चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस के अंदर ना मतलब बुन दिए गए। एक मतलब chapters have been created around the system, around the word nucleus. So this is a very very important topic. Focus on it, learn it. लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे और नोट्स को पैरेलली जैसे देखते हैं वैसे स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बट न्यूक्लियस क्या है? यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करते हैं। ये कहता है न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली। पहली बात, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली was first described by Robert Brown, and later the material of the nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin by Fleming. सिंपल, 2 साइंटिस्ट का नाम बताया जिसने डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल होता है। बेटा न्यूक्लियस जो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज द कंप्लीट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ना मटेरियल होता है। ये सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल, इसको आप क्या टर्म कर सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। अब ये न्यूक्लियर मटेरियल है क्या, किस चीज का बना हुआ है और इसका कलर कैसा होता है, इसको समझने के लिए न्यूक्लियस को ना स्टेन किया गया। जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया, पहली बात किसने किया? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यानी न्यूक्लियस के ऊपर कलर डाला और जो डाइज इस्तेमाल करी न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, उसका पीएच कैसा था? बेसिक, मीनिंग बेसिक डाइज। ओके। और जब न्यूक्लियस के अंदर उनको इस तरीके से स्टेन करने में कुछ धागे धागे जैसे चीज दिखाई दिए और उन सब चीजों को उन्होंने क्या टर्म किया? बेटा क्रोमैटिन। यहां से ना बच्चे आपको एक ना कंसेप्ट समझ आना चाहिए। वर्ड ध्यान से देखो, क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। तो अगर आप किसी चीज को स्टेन करते हैं, किसी चीज के ऊपर आप रंग डालते हैं, कलर डालते हैं और वो कलर होल्ड कर लेता है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर भी हमें वैसा ही एक स्ट्रक्चर मिला जिसके ऊपर डाई डाली गई और डाई डालने के बाद उसने कलर को होल्ड कर लिया। ऐसी चीज का नाम हमने, ऐसा थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिला? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच गॉट स्टेड। और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया गया? क्रोमैटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी अगर मैं कहूंगा क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन न्यूक्लियर मटेरियल है। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला द मटेरियल दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज द मटेरियल। एंड यस, इट वाज स्टेन्ड यूजिंग बेसिक डाइज डन बाय द साइंटिस्ट फ्लेमिंग, एंड हेंस in these thread-like structures were given the name chromatin. Clear? आगे बढ़ते हैं। Next हमें NCERT ये कहती है the interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called as chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nuclei. समझते हैं एक एक करके। इंटरफेज न्यूक्लियस, ये वर्ड का मतलब क्या है? लेट्स सी। बेटा हमारे पास, हम ना कोई भी सेल को स्टडी करते हैं ना, तो बेसिकली 2 रीजन्स, 2 टाइम मिलेंगे, रीजन्स नहीं, बेसिकली 2 फेजेस मिलेंगे सेल के। और वो 2 फेजेस का मतलब क्या है? अगर आपके पास आप सेल स्टडी कर रहे हैं, या तो जो सेल होगा वो सिंपल होगा, यानी वो नॉन डिवाइडिंग टाइम पर होगा, और दूसरा टाइम कब हो सकता है? जब वो डिवाइड कर रहा हो। ये 2 आपके पास जोन्स मिल सकते हैं, 2 आपके पास टाइम मिल सकता है जब आपके पास सेल एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटा अगर सेल है नॉन डिवाइडिंग टाइम पे, नॉन डिवाइडिंग फेज पे, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज सेल। कहानी क्लियर हुई? यानी इंटरफेज का मतलब एक ऐसा फेज जब सेल डिवाइड नहीं करता। तो बेटा सेल नहीं डिवाइड कर रहा तो क्या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा? नहीं।
जब सेल इंटरफेज में होता है तो उस टाइम जो उसके न्यूक्लियस को अगर आप ऑब्जर्व करो, व्हेन द सेल इज इन इंटरफेस, अगर आप उसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हो तो आपको न्यूक्लियस के अंदर व्हाट डू यू गेट टू सी इनसाइड द न्यूक्लियस? उसने कहा द न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, सम थ्रेड लाइक, हाईली इलैबोरेट, हाईली एक्सटेंडेड यानी अनकॉइल्ड लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट मींस अनकॉइल्ड लॉन्ग थ्रेड्स, आपको फाइबर्स यानी थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनका नाम हमने क्या टर्म किया? क्रोमैटिन। मैंने अभी आपको यही समझाया था, क्रोमैटिन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में मिलने वाले थ्रेड्स। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, एंड न्यूक्लियस के अंदर वन और मोर, एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज मिलती हैं जिसको आप टर्म करते हैं न्यूक्लियोलाई। आप इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर बेटा यहाँ पर ये आपको इस तरीके से कवरिंग दिखाई दे रही है। ये जो अपने पास कवरिंग है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैं यहाँ पे आपको येलोइश होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? क्रोमैटिन। यहाँ तक बात कहानी क्लियर हुई? और ये सब की सब चीजें कहाँ पर होंगी? न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर ये सब हमें चीजें मिलेंगी। ये कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membranes with a space between them called as perinuclear space। ये जो आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है बेटा, ये सिंगल लेयर नहीं है, ये मल्टीपल लेयर है, डबल लेयर है। ये दो लेयर्स हैं, एक बाहर एक अंदर, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑब्जर्व किया, प्लास्टिड्स में, उसी तरीके से न्यूक्लियस में भी आपके पास बाहर और एक अंदर दो मेम्ब्रेन्स है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इतना क्लियर हुआ? ओके। ये कहता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यानी न्यूक्लियस से बाहर निकल के, अगर ये इतना बड़ा सेल है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इतना बड़ा सेल, तो इसके अंदर, और यहाँ पे तो बाहर आपको मिल रहा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक गैप, एक बाउंड्री बनाने के लिए ये किसने काम किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक्निकली एक बाउंड्री बना रही है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द आउटर मेम्ब्रेन इज usually remains continuous with endoplasmic reticulum and also bear ribosomes on it। बेटा ये बात समझने के लिए हम अपने नोट्स को ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको जो देखने को चीज मिल रही है कि आपको एक आउटर मेम्ब्रेन मिल रही है, यस। क्या एक इनर मेम्ब्रेन मिल रही है, यस। क्या इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है? यहाँ पे आप देखो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वन मोर थिंग बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं, मेम्ब्रेन के पास किस तरीके से यहाँ पे पोर्स हैं, और अगर पोर्स होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। क्या टर्म करते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो मेम्ब्रेन के पास न्यूक्लियर पोर है, मेम्ब्रेन से अंदर जाके पूरा का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स मिलता है, और यहाँ पे आपके पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेटा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी इसने कहा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज इन कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, आप आउटर मेम्ब्रेन में इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फॉलो कीजिए। आउटर मेम्ब्रेन को अगर आप यहाँ से इस तरीके से फॉलो करते हैं, क्या ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूस हो रही है? किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना कहानी क्लियर होगी? अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा हुआ है? इस तरीके से आपके पास राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो आपके पास टेक्निकली कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहानी क्लियर हुआ? देखो वापस एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी ने हमें समझाया द आउटर मेम्ब्रेन is continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosomes on it। यानी आउटर मेम्ब्रेन पे
कॉन्टिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस है उसके ऊपर भी राइबोसोम है। यानी आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी राइबोसोम्स, और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे भी राइबोसोम्स हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा क्या राइबोसोम न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होते हैं? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पे लगा होता है। ओके। At a number of places, nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membranes. अभी आपको बताया था nuclear pores. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA, पहला point, and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. इसका मतलब कुछ इस तरीके से हुआ कि आपके पास अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है विद पोर्ट्स, तो अंदर से बाहर सामान जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी हमें दो चीजें बता रही है, एक एमआरएनए और दूसरा क्या चीज? प्रोटीन्स। ये चीज होगा अंदर आना और बाहर जाना दोनों होगा। यहाँ तक तो कहानी समझ आ रही है हमें। आगे देखते हैं, ये हमें नेक्स्ट बोलते हैं दिस न्यूक्लियर पोर्स नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस। नॉर्मली कभी किसी नॉर्मल अगर सेल में देखा जाए तो वहां पे न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस एक सेल में, बट वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस है, ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे भी सेल्स होते हैं जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब ध्यान से नेक्स्ट बेटा, हमने जब इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ा, इस पूरे न्यूक्लियस को जब हमने स्टडी किया, तो न्यूक्लियस का अंदर मेन पार्ट भाई हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स और दूसरा क्या बोला? क्रोमैटिन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। पहली चीज, आप अगर सेल से बाहर, अगर सेल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से देख, न्यूक्लियस के बाहर बेटा ये रीजन देखते हैं, ये क्या होता है अपने को? साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड रीजन है, इसको हम क्या टर्म करते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के लिए है, वैसे न्यूक्लियस के लिए क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियोलस, यस, एंड द क्रोमैटिन। ये तो हमें चीज मालूम है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म समझ लीजिए कि न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा एक स्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल इस तरीके से कंप्लीट पड़ा है। तो उस जेल लाइक मटेरियल में एक तरफ आपको एक डार्कली एरिया, एक डार्क सा एरिया, एक डेंस सा एरिया दिखाई देगा, जिसको आप टर्म करेंगे क्या? न्यूक्लियोलस। और उसी जेल के अंदर इस तरीके से बहुत सारे फाइबर्स अरेंज दिखाई देंगे। उस फाइबर्स को हम क्या टर्म करेंगे? जैसे समझ लीजिए बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डार्क सा रीजन आपको दिखाई देगा, ये डार्क सा आपको रीजन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये डार्क रीजन क्या हुआ? न्यूक्लियोलस। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके से फाइबर्स लगे हुए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अंडरस्टूड? ओके, ये टर्म हमें किया। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। क्लियर? द न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल में वर्ड होता है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स present in the nucleoplasm. Okay, the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, as it is not a membrane bound organelle, यानी membrane bound structure। अगर आप न्यूक्लियोलस को स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियोलस के आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म कॉन्टिन्यूएशन में होता है। It is a site for active ribosomal RNA synthesis। बेटा RNA, ये RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सेल में अलग अलग तरीके से होते हैं। एक होता है mRNA, ये आपको याद करना है, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। तो अगर आप स्टडी करते हैं न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में तीनों में से कौन सा बन रहा है? ये rRNA बन रहा है। तो राइबोसोमल RNA, देखो rRNA और राइबोसोमल RNA एक ही बात होती है। यहाँ पे R का मतलब क्या है? राइबोसोमल। तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर within the content of the nucleolus is continuous and it is a site for active ribosomal RNA synthesis. Okay, यानी ribosomal RNA यहाँ पर बनेगा। The larger and more numerous nucleoli are present in cell which are actively carrying out protein synthesis। बेटा इस लाइन का ना, इस कंसेप्ट का अपना सिग्निफिकेंस समझो। हमारे पास एक वर्ड है राइबोसोम, हम पढ़ चुके हैं। राइबोसोम बेसिकली राइबो, अगर मैं इसको कॉम्पोजिशन बोलूँ राइबोसोम की आपको, तो आपको मालूम लगेगा इट इज राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन। हमें मालूम है दैट मीन्स ये राइबोसोम दो चीज का बना हुआ है, आरएनए और दूसरा किस चीज का, प्रोटीन का। और बेटा ये जो राइबोसोम के अंदर आरएनए, वो कौन सा आरएनए, ये आरआरएनए। कहानी क्लियर हो रही है? तो अगर कहीं सेल में आपको प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन नया बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑर्गेनेल यूज करते हैं, राइबोसोम। अब मुझे राइबोसोम बनाना है तो मुझे खूब सारा आरआरएनए बनाना है, यस। और आरआरएनए बनता कहाँ है, एग्जैक्टली इन द न्यूक्लियस। सो अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बहुत ज्यादा है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का काम बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें खूब सारा आरआरएनए बनाना पड़ेगा, और खूब सारा आरआरएनए बनाने के लिए खूब सारा न्यूक्लियोलस बनाना पड़ेगा। इसलिए इसने कहा लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, यानी न्यूक्लियोलाई का साइज भी बड़ा होगा और उनका नंबर भी ज्यादा होगा, आप प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? बहुत सिंपल था। यहां तक तो बेटा हमें समझ आए। लेट्स गो बैक टू द नोट्स। इस नोट्स में बेटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया क्या कि न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। समझ गए? स्पेस के साथ साथ अगर इन दोनों मेम्ब्रेन पेरीन्यूक्लियर स्पेस की बात करी, ओके, मेम्ब्रेन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन में पोर है और इस पोर का नाम क्या है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के थ्रू आरएनए और प्रोटीन आपके पास दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर हुई? ओके। तो बेटा अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप, इन दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं तो बेटा न्यूक्लियर एनवेलप यानी कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन्स की बनी है, आउटर एंड इनर, समझ आ गई। उसके साथ साथ ये बना है न्यूक्लियर लमाइना, और इसी एनवेलप के अंदर आपको न्यूक्लियर पोर्स भी तो मिलते हैं, तो उनको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोल दिया करते हैं। यानी आउटर जो एनवेलप कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस है, उसके पास दो मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। कहानी क्लियर हुई? ओके। उन दोनों मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन की वजह से आपको कुछ पोर्स मिले तो उसको न्यूक्लियर पोर, और खूब सारे न्यूक्लियर पोर को हम मिला के कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक एसोसिएटेड वर्ड है न्यूक्लियर लमाइना। लेट्स स्टडी न्यूक्लियर लमाइना एग्जैक्टली क्या होता है। कहते हैं न्यूक्लियर लमाइना इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लैमिन्स, कुछ लैमिन प्रोटीन्स होते हैं, उससे बना हुआ न्यूक्लियर लमाइना। एंड इट इज द लैमिन्स आर रिलेटेड टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। बेटा हम साइटोस्केलेटन स्टडी कर चुके हैं। साइटोस्केलेटन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो वो लैमिन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लैमिन्स के भी बने होंगे, और यही लैमिन्स न्यूक्लियर एनवेलप का एक स्ट्रक्चरल पार्ट बनाएंगे, और स्ट्रक्चरल पार्ट को हम क्या टर्म करेंगे, न्यूक्लियर लमाइना। ओके, यहां तक तो हमें न्यूक्लियर एनवेलप समझ आए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो चीज है बेटा, वो न्यूक्लियोलस का काम क्या है। हमने एनसीईआरटी ने जस्ट बताया कि न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बनेगा, तो पहले हम पढ़ते हैं कि है क्या। The nucleolus is a non-membrane bound structure. Yes, it is site for active यानी actively rRNA synthesis हो रही है. Therefore यहाँ पे राइबोसोम synthesis के लिए responsibility आती है. इतनी कहानी क्लियर हुआ? Okay. ये वाला रीजन बेटा हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। कहानी क्लियर? हमने एक और चीज एनसीईआरटी में लास्ट में पढ़ी। यूजुअली क्या होता है, अगर आप स्टडी करते हैं किसी भी सेल को, तो नॉर्मली सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है कि न्यूक्लियस एक से ज्यादा मिले। तो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किसी सेल की आपके लिए दो वर्ड्स क्या क्या यूज करती है, यानी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन व्हाट आर द टू डिफरेंट वर्ड्स दैट यू यूज। वन इज सिंसिशियम एंड वन इज सिनोसिटिक। सिंसिशियम हमें बताता है कि अगर एक सेल था, दो सेल था, दोनों सेल फ्यूज कर गए, उनका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर चुका है, बट न्यूक्लियस ने फ्यूज नहीं किया। तो जब दो सेल्स इस तरीके से फ्यूज किए, तो दो सेल्स के पास दो न्यूक्लियस थे। अब सेल तो फ्यूज कर गए, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया, लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किया। तो अब रिजल्टिंग सेल के अंदर, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो न्यूक्लियस होंगे। तो अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं किसी एक सेल के अंदर, क्यों? क्योंकि जो आपके पास दूसरे वाले सेल से उन्होंने आपस में फ्यूज कर लिया, तो ऐसी चीज को हम टर्म करते हैं बेटा सिंसिशियम। क्या टर्म करते हैं? सिंसिशियम। नेक्स्ट वर्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को समझाने के लिए सिनोसिटिक। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो बेटा सेल डिवाइड करने से पहले ना न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाता है।
तो आप सोचो कि सेल ने डिवाइड करने की सोची और अंदर से पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया। कैसे? ये सेल इस तरीके से हमारे पास पड़ा था और उसमें एक न्यूक्लियस था। अब सेल ने कहा कि पहले मैं क्या काम करूंगा, अपने इस तरीके से न्यूक्लियस को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सेल क्या करेगा, अब सेल के पास 2 न्यूक्लियस हो गए। अब नॉर्मली सेल को क्या करना था, इस तरीके से इस साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना था और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के बाद अपने पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते विद 2 न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन नहीं हुआ। जब ये वाला पोर्शन नहीं हुआ तो अब आपके पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, रिजल्टिंग कंडीशन कुछ बेटा आपको जो देखने को मिलती है वो ये वाली रिजल्टिंग कंडीशन देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिजल्टिंग कंडीशन, यहाँ पे एक और दूसरा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पर सेल हो गए। दैट मीन्स अगर कैरियोकाइनेसिस हुआ, क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आपके पास कैरियोकाइनेसिस हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में हम टर्म करते हैं सिनोसिटिक। क्लियर बेटा, हमने तो बेसिकली ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी किया। अब न्यूक्लियस के अंदर मिला न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या आपको क्रोमैटिन मिला था? यस। अब क्रोमैटिन है क्या? चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने ना हमेशा से सुना है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल को जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना भी काम करना है, जितना भी सोचना है, मतलब वट एवर द थिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स हैज टू हैपन ना, वो न्यूक्लियस की वजह से हो। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बचपन से बेटा पढ़ते आए हैं, जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटीरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यस। अब न्यूक्लियस के अंदर तो है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या? ये जो जेनेटिक मटेरियल ना बेटा, ये ना केमिकली, अगर मैं क्या कहूँ केमिकली, ये केमिकली एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है और उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आप ये चीज पढ़ चुके हैं इन दी डाइजेशन वाला चैप्टर। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें स्टडी हमेशा से करने को क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसका केमिकल नेचर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहानी क्लियर हुई? अब डीएनए बेटा है कैसा? अगर डीएनए का हम फोटो देखते हैं ना, तो डीएनए कुछ इस तरीके से अपने को देखने को दिखाई देता है, इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो डीएनए हमें इस तरीके से देखने को मिला। तो ये तो डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर है। अब डीएनए और क्रोमैटिन में क्या कोई रिलेशनशिप है? यस बच्चे, जब हम एक न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं स्ट्रक्चर किसका बना रहा हूँ, न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको यही डीएनए, ये वाला डीएनए मिलना चाहिए था। तो अब ये डीएनए ना इतना ज्यादा क्लोज जाके तो नहीं देख पाऊंगा मैं माइक्रोस्कोप से, तो मैं दूर से इस डीएनए को देखूंगा ना, तो इस डीएनए के मुझे कुछ फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे। मतलब ये डीएनए मुझे इस तरीके से एक धागों की तरह पड़ा हुआ दिखाई देगा। कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर तो मिलेगा, यस, लेकिन ये किस रूप में, मुझे किस फॉर्म के अंदर, हाउ एग्जैक्टली डज इट अपीयर टू मी अंडर द माइक्रोस्कोप? आई कैन सी दिस डीएनए एज threads. Do we understand this thing? So, and these threads have been given the name chromatin. So what do I say? What is chromatin? I can say this chromatin is thread of DNA. यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल सही। यानी क्रोमैटिन अपने आप में क्या है, डीएनए का ही एक धागा है, यानी एक लंबा सा धागा जिसने स्टेन पकड़ लिया और जो हमें न्यूक्लियस में दिखाई दे रहा है उस चीज को हम क्या टर्म करते हैं, क्रोमैटिन। कहानी क्लियर हुआ बेटा? ये जो डीएनए है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब सेल किस फॉर्म में होता है, जब सेल कब होता है, इंटरफेज में। कब? इंटरफेज में। जब सेल इंटरफेज यानी जब सेल नॉन डिवाइडिंग टाइम पे होता है। चलो बेटा हम थोड़े से ना यहाँ पे डिटेल स्टडी करते हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपको जो ये डीएनए है, आपको यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये डीएनए एक धागों की तरह दिखाई देता है, लेकिन अगर मुझे इस डीएनए से ये धागा क्रोमैटिन बनाना है तो मुझे डीएनए में ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। और ये मेरी बात बहुत ध्यान से पढ़ना। मैंने डीएनए लिया,
डीएनए समझ लीजिए एक आपके पास एक पॉलीमर है, एक लॉन्ग पॉलीमर। आप डीएनए के साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जोड़ो, क्या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जोड़ो और प्लस कुछ आरएनए। बेटा ये तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आप डीएनए का थ्रेड लीजिए और डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स और तीसरा आप आरएनए, इन चीजों को आप क्या करो आपस में कंबाइन कर दो, और कंबाइन करने के बाद आपको एक धागा दिखाई देगा इस तरीके से। जिस धागा आपको ये दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग सा ब्लैक वाला थ्रेड, प्लस जैसे मैंने यहाँ पे मैं दोबारा बनाया था एक आपको इस तरीके से लॉन्ग थ्रेड, और इस थ्रेड में आपको इस तरीके से ये चीजें इस तरीके से विजिबल होगी। समझ आ रही है आपको? ये आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से विजिबल होंगे। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि धागा है और धागे में ना छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। क्या लगा है? मोती। इसीलिए ना इस चीज को कहा जाता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा, बीड्स का मतलब मोती जैसे चीज है। तो हमें ना क्रोमैटिन कैसे दिखाई देते हैं? एज लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। समझ आ गया? ओके। अब ये जो हमारे पास सेल है, क्रोमैटिन जब सेल में दिखेगा तो सेल आपके पास कैसा होगा? उस वक्त सेल बेटा नॉन डिवाइडिंग फेज में। कब है? कैसा है? नॉन डिवाइडिंग फेज। और ऐसे फेज को हम क्या टर्म करते हैं? ड्यूरिंग, क्या बोलेंगे? इंटरफेस। ओके। ये हमें क्रोमैटिन कब दिखाई देता है? विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेस। क्लियर? बट बेटा अगर अब सेल इंटरफेस के बाद अब सेल जाना चाहता है किसके अंदर? डिवाइड करने के लिए जाना चाहता है। किस चीज के लिए? डिवाइड करने। नाउ सेल वांट्स टू डिवाइड, इट वांट्स टू कम आउट ऑफ द इंटरफेस एंड नाउ गो फॉर द डिवीजन। तो सेल अब अपने क्रोमैटिन के साथ कुछ करेगा। Yes, let us see what does it do. सेल ने क्रोमैटिन का धागा लिया और क्रोमैटिन के धागे को ना एक लूप बाय लूप इस तरीके से लपेटना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले स्ट्रक्चर में एक क्रोमैटिन का ये धागा था। अब मैं इस क्रोमैटिन के धागे को बेटा इस तरीके से लूप बाय लूप बनाना शुरू कर देता हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आता है। तो इस लूप बाय लूप में स्ट्रक्चर को बनाए और उसको स्टेबल रखने के लिए आप कुछ नए प्रोटीन्स यूज करते हो, उनको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई? वेरी नाइस। आगे देखते हैं। अब जब सेल डिवाइड कर रहा है, सेल कहता है मैंने यहाँ पे कॉइल करना शुरू कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब मैं और आगे कॉइलिंग करूंगा, फर्दर कॉइलिंग करूंगा, और कॉइलिंग करते 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 मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम। क्या स्ट्रक्चर है? इतनी सारी कॉइलिंग के बाद इतने सारे प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स वगैरह ये सब लगाने के बाद जो आपके पास फाइनली स्ट्रक्चर बना बेटा, ये फाइनली स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिला, ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम का। कहानी क्लियर हुई? तो मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट करके समझाता हूँ। क्रोमोसोम है क्या बेटा? डीएनए। डीएनए ने कुछ नॉन हिस्टोन, हिस्टोन एंड आरएनए के साथ मिक्स करके एक क्रोमैटिन थ्रेड बनाया। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड अपने ऊपर इस तरीके से कॉइल होना शुरू हुआ और इसने नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को यूज करके कॉइल किया और करता गया और अपने आप को छोटा छोटा, इतना बड़ा धागा था वो अपने को कॉइल करते करते छोटा छोटा बनाते गया और फाइनली जो आपके पास चीज बन गई वो आपके पास क्या बना? क्रोमोसोम। कहानी क्लियर हो रही है? वेरी नाइस। अब ये बेटा जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इस तरीके से कहलाता है। अब सेल डिवीजन के लिए जा रहा है, तो सेल चाहता है कि ना उसके पास, समझ लीजिए कि आपके सेल है, आपके एक ह्यूमन बॉडी का सेल है और ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जब कंडेंसेशन हो जाती है? बेटा ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 इन टोटल होते हैं। तो हमने समझा कि एक सेल था और सेल टूट के ना 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो सेल का एक न्यूक्लियस था ओरिजिनली, यानी मैं इस बात को इस तरीके से समझाऊं कि मेरे पास ये सेल था और इस सेल का इस तरीके से न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से टोटल आपके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल के टोटल आपके पास बेटा 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने? 46। अब ये सेल ना डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाना चाहता है। तो 2 डॉटर सेल के अंदर अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 23 कर दूं और यहाँ पे मैं 23 कर दूं, तो मेरा काम चल पड़ेगा? नहीं। अगर सेल को सिंपल डिवीजन करनी है तो ये जो मदर सेल है, जिसको हम पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं, और ये जो है डॉटर सेल्स, ये जो डॉटर सेल्स, इनके इस क्रोमोसोम का नंबर ना हमेशा सेम होना चाहिए।
हमेशा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब नॉर्मल डिवीजन हो रहा है ना, जब नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, यानी सेल नॉर्मली डिवाइड कर रहा है, एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये शुड बी सेम। यहाँ तो डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो बेटा अगर क्रोमोसोम नंबर सेम है ना, तो हम क्या करते हैं, आप ये वाला डायग्राम देखो कि हमारे पास इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम था। अब ये सेल कहता है कि भैया मैंने क्रोमैटिन को लिया था, क्रोमैटिन से मैंने इस तरीके से क्रोमैटिन को कंडेंस करके कॉइल करके जो स्ट्रक्चर बना दिया क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को मुझे डॉटर सेल्स में बांटना है, तो अब इस क्रोमोसोम का हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। दैट मीन्स इस क्रोमोसोम की हम डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। और जब हम डुप्लीकेट कॉपीज की बेटा क्रिएट करते हैं, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ये क्रोमोसोम की आपको डुप्लीकेट कॉपी, कहानी क्लियर हुआ। ये जब डुप्लीकेट कॉपी हुई तब अब आप इसको डिवाइड करना चाहते हो डॉटर सेल्स में, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इस कॉपी में दो हिस्से हैं, दो हिस्सों को एक दूसरे से अलग अलग कर दो, यानी एक डॉटर सेल को ये मिल गया, दूसरे डॉटर सेल्स को ये मिल गया। देखो पेरेंट जो सेल था, पेरेंट सेल के अंदर इतना था, अब डॉटर सेल के अंदर भी इतना है और दूसरे डॉटर सेल में भी इतना है, तो क्या क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा? हाँ। तो यही चीज बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप ये देखिए कि ये क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को तो क्लियर हो रहा है। अब ये क्रोमोसोम इक्वल नंबर पे डॉटर सेल्स के पास पहुंच जाए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये अपनी एक और कॉपी इस तरीके से क्रिएट कर लेता है। जैसे बेटा ये वाला डायग्राम इसने अपनी कॉपी यहाँ पर बनाई, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रॉपरली दिखा दिया कि इसने अपनी दो कॉपीज यहाँ पे क्रिएट कर। कहानी यहाँ तक क्लियर हो रही है? कोई डाउट नहीं? चलो बेटा वापस आके ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम अच्छा सा देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में ना आपको जो चीज दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, आपको ये और ऐसा पूरा का पूरा रीजन दिखाई दे रहा है। यस बेटा, यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे गड्ढा सा है, इस तरीके से जैसे किसी ने पकड़ के एकदम ना इसको स्ट्रेच कर दिया हो, यहाँ से पतला सा हो गया। इस रीजन को हम टर्म करते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या होता है? सेंट्रोमियर। कहानी क्लियर हुई? तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो आपको इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन, एक पतला वाला हिस्सा दिखाई देता है, उस पतले वाले हिस्से को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन टर्म कर रहे हैं, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का दूसरा नाम है सेंट्रोमियर। क्लियर? अब इस सेंट्रोमियर के अलावा आपको यहाँ पे एक ग्रीन सा रीजन दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट ये ग्रीन सा रीजन दिखाई दे रहा है बेटा, ये ग्रीन सा रीजन इज मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मैट्रिक्स का मतलब आप देखिए ना, क्रोमोसोम के अंदर आपको ये धागा दिखाई दे रहा है, ये तो धागा बेटा क्या था? दिस वाज द कॉइल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए। ये तो बात मुझे समझ आई। प्लस क्या मैंने कॉइलिंग के साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बनाए थे, इनको यूज किया था पैकिंग के लिए? यस। तो यही सब चीजें मिलके एक चीज क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। कहानी क्लियर? वेरी नाइस। अब एक कंसेप्ट बेटा, क्रोमोसोम जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एक सिंगल की तरह है या फिर रेप्लिकेट होने के बाद वो डबल की तरह हो गया? इस बात को समझने के लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं दो वर्ड यूज करूंगा। अगर क्रोमोसोम एक सिंगल फ्रेगमेंट होगा, जैसे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस सिंगल फ्रेगमेंट को मैं टर्म करूंगा वन क्रोमैटिड। क्या टर्म करूंगा? वन क्रोमैटिड। तो व्हाट एम आई सेइंग? In order to explain the structure of a chromosome before replication, है ना, बिफोर अपनी एक और कॉपी बनाने से पहले, बिफोर रेप्लिकेशन, इस बिफोर डुप्लीकेशन, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड। ओके, बट इन द सेम क्रोमोसोम जब डुप्लीकेशन होने के बाद दो कॉपीज आ जाएंगी और वो आपस में जुड़ी होंगी ना, तो बेटा आपको जब ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो आपके पास यहाँ कितने क्रोमैटिड्स होंगे? टू क्रोमैटिड्स होंगे। कहानी आप क्लियर हो रही है? यानी क्रोमोसोम को ही अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ यू आर लुकिंग एट अ क्रोमोसोम, तो ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं दिस इज वन क्रोमोसोम and this is also one chromosome, but
क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक कॉपी है, तो मैं इसको कहूंगा वन क्रोमैटिड और इसको कहूंगा टू क्रोमैटिड। तो बेटा आप यहां पे देखिए कि इफ I say if a chromosome contains two chromatid, that means वहां पे इसके इस तरीके से डबल कॉपीज है, बट if a chromosome contains one chromatid तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल कॉपी है। कहानी क्लियर हुआ? तो यानी क्रोमैटिड हमें क्या कहता है? क्रोमैटिड इज नथिंग बट इट ओनली एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमैटिड कैन बी वन और क्रोमैटिड कैन बी मोर देन वन। तो इफ द क्रोमैटिड इज वन, सिंपल वन क्रोमोसोम, अगर क्रोमैटिड दो तो बेटा क्रोमोसोम तो वन ही कहला रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि जब क्रोमोसोम ने यहां से यहां जाते हुए डुप्लीकेट किया, क्या किया? डुप्लीकेट किया। बेटा डुप्लीकेट के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, रेप्लीकेट। तो यहां पे आपके पास वन क्रोमैटिड की जगह कितने क्रोमैटिड्स हो गए? टू। कहानी क्लियर हुई? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा ये वाला रीजन जहां पे आपको एक पतला सा रीजन दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए नाम क्या जाते हैं, क्या दिया जाता है? सेंट्रोमियर। कहानी क्लियर हुई? यस। हम यहाँ पे वापस आके अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं। क्या अपने को सेंट्रोमियर वर्ड क्लियर है? यस। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वर्ड क्लियर है? यस। हमें मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम क्लियर है? यस। ये मैट्रिक्स किसने बनाया? ये बहुत सारे प्रोटीन्स ने बनाया, जिसने क्रोमैटिन को अलाउ किया फर्दर कॉइलिंग के लिए। आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कितने क्रोमैटिड्स हैं? वन क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड है? वन। और जब रेप्लिकेशन हो गई, एक फेज आता है एस फेज, बाद में पढ़ेंगे, जब रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन हो गई तो आपके पास यहाँ कितने क्रोमैटिड्स हैं? दो क्रोमैटिड है। ओके। जब बेटा दो क्रोमैटिड इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं ना, कि चिपके होते हैं बीच में, यहाँ पे सेंट्रोमियर वाली एरिया से चिपके होते हैं, इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इतना कहानी क्लियर? तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बेटा दो क्रोमैटिड्स ऑफ अ सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्टॉप। अब हम एक और नया कंसेप्ट देखते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है? उस कंसेप्ट को हम कहते हैं आर्म। एक क्रोमैटिड जब देखा तो बेटा उसके सेंट्रोमियर से एक ऊपर वाला हिस्सा और सेंट्रोमियर से एक नीचे वाला हिस्सा। तो सेंट्रोमियर से जो ऊपर वाला हिस्सा है, चाहे ये नीचे वाला, यानी टू रीजन्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोमियर, दीज रीजन्स आर टर्म्ड एज आर्म। कहानी क्लियर? बेटा एक क्रोमैटिड है तो आपको सिंपल समझ आ रहा है, क्योंकि सेंट्रोमियर बेस में, तो आपके पास यहाँ पे एक आर्म मिली और नीचे कितनी मिलेगी? एक और आर्म। तो अब इस क्रोमोसोम कंटेनिंग वन क्रोमैटिड, हाउ मेनी आर्म्स शुड बी प्रेजेंट? कितनी होनी चाहिए? टू आर्म्स। एक ऊपर वाली आर्म और एक नीचे वाली। बट अगर क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड पूरा का पूरा और एक यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमैटिड, तो उसके पास कितनी आर्म्स हैं बेटा? 1 2 3 4। तो टोटल आपके पास कितनी आर्म्स मिली? 4 आर्म्स। तो यहां तक आई बिलीव आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब आपको एक और बात समझनी, क्रोमोसोम पे बेटा अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो आप सेंट्रोमियर वाले एरिया को ये वाला बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया था सेंट्रोमियर वाला है। अब सेंट्रोमियर वाले एरिया पे आपको ना कुछ हुक लाइक चीजें दिखाई देती हैं। क्या? एक प्रोटीन के बने हुए हुक्स दिखाई देते हैं। ये आपको जैसे मेरे हाथों में देखो इस तरीके से हुक्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर वाले एरिया में प्रोटीन के बने हुए हुक लाइक चीजें दिखाई देते हैं। और बेटा इन हुक्स को हम क्या टर्म करते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। अब ये हुक क्या काम करेंगे, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। मीनवाइल आपको समझना है, सेंट्रोमियर वाले एरिया में आपको कुछ हुक लाइक चीजें दिखाई देती हैं, उनको हम टर्म करते हैं काइनेटोकोर। सिंपल। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे बेटा आप यहाँ देखो डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए के स्ट्रक्चर ने, डीएनए ने अपने आप को क्या किया? एक हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन के आसपास इस तरीके से कॉइल किया। तो आपको यहाँ पे देखो एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ये अपने पास है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन ने बेटा कंडेंस होना शुरू किया और कंडेंस हो के आपके पास फाइनली क्या बना दिया? क्रोमोसोम। सिंपल। हम इस चीज को देख सकते हैं दोबारा। आपके पास बेटा ये डीएनए था, इस डीएनए ने देखो बेटा, डीएनए क्या एक प्रोटीन, एक मॉलिक्यूल के आसपास इस तरीके से ऐसे उसने अपने आप को रोटेट कर लिया। यस। हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटा डायग्राम क्या बनाया था, देखो ध्यान से मेरा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने कहा था थ्रेड है, और थ्रेड का इस तरीके से आपको ये ना बीड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट बेटा? ये बीड्स एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। मैं कहूंगा कि मेरे पास ये ओरिजिनली ये थ्रेड था और मेरे पास ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स थे।
ठीक है, मेरे पास ओरिजिनली ये थ्रेड था और ये हिस्टोन प्रोटीन्स थे, और अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन दोनों की ज्वाइनिंग कर दो, तो कंडीशन क्या होगी, ये अपने हिस्टोन प्रोटीन्स और जो ये अपना थ्रेड है ना, ये थ्रेड इसके आसपास इस तरीके से कॉइल होकर लगना शुरू हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? तो क्या आपने को यही वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा? यस। और इसी स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं क्रोमैटिन। इतना तो कहानी समझ आई? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, अब क्रोमैटिन को स्टडी किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इधर, आपको बेटा जो ये चीज दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन को बेटा आप और पैकिंग कर दो, और पैकिंग कर दो, और ज्यादा पैकिंग कर दो, और ज्यादा पैकिंग कर दो, और ज्यादा पैकिंग कर दो, और तब जाके फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है, ये किस चीज का होता है? क्रोमोसोम। आप समझ रहे हो? मैं क्रोमैटिन को कॉइल किए जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, इतनी मल्टी स्टेप कॉइलिंग करी। यहाँ से आपने क्रोमैटिन शुरू किया, 1 स्टेप कॉइलिंग, 2 स्टेप कॉइलिंग, 3 स्टेप कॉइलिंग, 4 स्टेप कॉइलिंग, 5 स्टेप, फाइनली आपके पास यहाँ जाके जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? क्रोमोसोम। तो यानी क्रोमैटिन की कॉइलिंग 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 कॉइलिंग, कंडेंसेशन होती गई, कंडेंसेशन यानी कॉइलिंग होती गई, और फाइनली जो आपको जाके स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया क्रोमोसोम का। क्लियर? अब बेटा हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की और डिटेल्स पे जाते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए, आप जितना पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट करो, अब जाके आगे स्टडी करना। ये कंसेप्ट न्यूक्लियस का काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझ आती है कि क्रोमोसोम के अंदर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। इतना तो क्लियर होता है। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम टर्म करते हैं सेंट्रोमियर। तो इधर देखो, ये कहते हैं क्रोमोसोम जो है उस पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है 2। प्राइमरी तो है जिसको हमने सेंट्रोमियर के नाम से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स क्रोमोसोम पे एक दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिल सकती है। कैसे? हम देखते हैं बेटा। ये आप देखो क्रोमोसोम, आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो कौन सी कॉन्स्ट्रिक्शन मिली? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, बट साइंटिस्ट ने देखा कि जो कुछ क्रोमोसोम है, देयर आर ओनली सम, नॉट ऑल, सम क्रोमोसोम, उनके साथ क्या कंडीशन होती है? उनके साथ यहाँ पे ना ऊपर वाली तरफ इस तरीके से एक सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देती है। तो इस चीज को मैं क्या कहूँगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बेटा ये जो आपके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, आपको ये वाली जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। कहानी क्लियर? ये वाली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 पर्पस यानी 2 काम सॉल्व कर सकती है, 2 टाइप्स की हो सकती है। दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन टाइप इज कॉल्ड एज NOR। क्या कहते हैं? NOR। और दूसरा टाइप क्या होता है? सैटेलाइट। क्या होता है? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट रीजन क्या है, ये हम स्टडी करेंगे इन द +2। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेटा आपने देखा। ओके, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन समझ आई। क्लियर? आपको पता है कि कुछ क्रोमोसोम, नॉट ऑल बट सम क्रोमोसोम्स हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आल्सो, एंड ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। या तो आपके पास होगी NOR, और या दूसरा कैसा होगा? सैटेलाइट। क्लियर? अगर सैटेलाइट की स्टडी करनी है तो ये बेटा हम लोग जाके करेंगे +2 के अंदर, बट हम यहाँ पे ना NOR को स्टडी करते हैं। ठीक है? NOR को स्टडी करने के लिए आप इसकी ना डिटेल देखो। NOR इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। दोबारा वर्ड पढ़ते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। बेटा इससे मतलब निकालने की कोशिश कर। न्यूक्लियोलर यानी किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। ऑर्गेनाइजर यानी आप न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहे हो, इजंट इट? हाँ। एक ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाती है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो NOR है बेटा, ये न्यूक्लियोलस का, किसका? न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है। किसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है? न्यूक्लियोलस का। सिंपल कहानी आपको समझ आ रही है? देखो, अगर आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हो जिसको मैं NOR कहता हूं, ये NOR नाम की सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था उसको बनाने में मदद कर रही है।
बेटा यहाँ पर क्रोमोसोम का पार्ट है तो बेसिकली डीएनए का पार्ट है। तो ये कहते हैं दीज रीजन्स कंटेन्स जीन्स that are responsible to make rRNA, that code मतलब which are responsible to make rRNA। आपको ये बात समझ आई? हम इन्हें एक डायग्राम से समझते हैं। बेटा आप देखो ये अपने पास इस तरीके से बड़ा सा न्यूक्लियस है। मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस में ना एक रीजन होता है, ये इस तरीके से आपके पास एक नॉन मेम्ब्रेन सा आपके पास स्ट्रक्चर एक रीजन होगा और ये रीजन क्या है? न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस ऐसा क्यों दिखता है? आप न्यूक्लियस को अगर स्टेन करेंगे ना बच्चे, आप न्यूक्लियस को स्टेन करने में पाएंगे कुछ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है जो ज्यादा डार्कली स्टेन होता है, जैसे हम एनसीईआरटी में इस वाले डायग्राम में दिखते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, अगर मैं आज सब कुछ रब कर दूं, आपको एक ज्यादा डार्कली रीजन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इस रीजन का नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस। अब ये डार्कली रीजन है, इसका रीजन क्यों बनता है? हमें समझ आया साइंटिस्ट को स्टडी करने में कि बेटा ये रीजन बनाने के लिए आपके पास ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से देखिए डायग्राम को, समझ आ रही है आपको बात क्या मैं बना रहा हूं यहाँ पे? ये तो बेटा एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन थी, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन थी? सेकेंडरी। ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? सेकेंडरी। ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? सेकेंडरी। तो ये जो सारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या बना रही है बेटा? NOR। ये देखो आप, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन NOR है और इतने सारे ये वाला NOR, ये वाला NOR, ये वाला NOR, ये वाला NOR और बहुत सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स के NOR मिलके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किस तरीके से? ये स्ट्रक्चर हमारा बना न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। आने क्लियर? यानी न्यूक्लियोलस इज दैट रीजन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल NOR। कहानी समझ आ रही है? न्यूक्लियोलस इज दैट रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल NOR regions of different chromosomes। सिंपल। अब न्यूक्लियस के लिए एनसीईआरटी ने हमें समझाया कि जो ये न्यूक्लियस नाम की चीज है ये क्या करती है। बेटा न्यूक्लियस आपके लिए बना रही है किस चीज को? rRNA को। एंड राइबोसोम्स, rRNA बेसिकली क्या बना रही है? न्यूक्लियस जो है वो अपने पास क्या बना रही है? rRNA। सिंपल। तो rRNA कैसे बना? हमने कहा कि जो ये NOR रीजन ऑफ क्रोमोसोम है, किसका? NOR रीजन जो क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम, द NOR रीजन ऑफ क्रोमोसोम, उसका हैज DNA ऑब्वियसली, क्योंकि क्रोमैटिन का बना है, वो DNA का ही तो बना है, पूरा क्रोमोसोम DNA का ही तो बना है, तो उसके पास DNA। एंड दिस रीजन ऑफ DNA हैज इंफॉर्मेशन, this region of DNA has information for making, क्या बनाने के लिए? rRNA। तो आपको यहां से कंसेप्ट समझ आया? तो NOR वो रीजन है जो न्यूक्लियस बनाएगा, और अगर इस रीजन के बेटा मैं DNA को स्टडी करूं तो इस रीजन के DNA के पास इंफॉर्मेशन होगी rRNA बनाने के लिए। सिंपल। तो मुझे अब लगता है कि आपको यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई। सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो सिंपल था, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ आ चुकी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी पे। चलो वापस जाते हैं एनसीईआरटी पे बेटा, वापस जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी अब किस चीज के बारे में डिस्कस कर रही है। एनसीईआरटी सेज यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट, बिना मतलब जो जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एज क्रोमैटिन। बेटा यहाँ पे वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स को हमने क्रोमैटिन का, ये कहता है इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको क्रोमैटिन देखने को मिला, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं क्रोमोसोम इन दी प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन नहीं दिखाएगा, हमें मालूम है। जब सेल नॉर्मल था, इंटरफेस था, तो क्रोमैटिन था, लेकिन जब सेल ने अब डिवाइड करना है तो सेल अपने क्रोमैटिन को कंडेंस करेगा, और कंडेंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो है क्रोमोसोम्स। कहते हैं क्रोमैटिन कंटेन्स DNA
and some basic proteins called as histones, some non-histone proteins and also RNA. दोबारा देखो, क्रोमैटिन जो चीज है उसके पास तीन चीजें, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन, बेसिक नेचर के हैं मतलब उनका पीएच बेसिक है, पहला हिस्टोन, दूसरा नॉन हिस्टोन एंड तीसरा क्या, आरएनए। क्या सेम चीज हमने नोट्स में पढ़ी है? यस। अब अपने यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्रोमैटिन को बनाने के लिए आपने नॉन हिस्टोन, हिस्टोन, आरएनए ये तीन चीजों को इस्तेमाल किया, सेम चीज आरएनए कहता है, सेम चीज एनसीईआरटी कहता है। क्रोमैटिन के अंदर अपने पास डीएनए तो है प्लस ये तीन चीजें भी हैं। तो लेट्स गो, the chromatin contains DNA बिल्कुल and some basic proteins called as histones, non-histones and also RNA. Okay, a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. कहानी समझ आ रही है? अगर मैं इंटरफेस न्यूक्लियस को लूँ और उसमें देखो कि बेटा इस तरीके से क्रोमैटिन पड़ा है, बिल्कुल, तो मैं क्या काम करता हूँ, क्रोमैटिन को लेता हूँ और एक के बाद एक लगाना शुरू कर देता हूँ कि चलो एक के बाद एक, मैं मतलब एक लगाया, दूसरा लगाया, फिर आगे लगाया, एक लगाया, एक लाइन में मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो इनका पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 मीटर। बेटा 2 मीटर बहुत बड़ा होता है। अगर किसी आदमी की हाइट है ना 6 फुट, तो बेसिकली उसकी हाइट होती है 1.8 मीटर। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 6 फुट आदमी से भी लंबा इतना बड़ा धागा एक न्यूक्लियस, एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। कहानी समझ आ रही है? अब ये पैक होने के लिए तो क्या आपको उसको कॉइल करना पड़ता है? यस, यही रीजन से हमें क्रोमोसोम बनाने पड़ते हैं। ये कहते हैं a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosome। यानी अब ये इतना बड़े को मैं कितने 46 अलग अलग हिस्सों में बांट देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास करते करते आपके पास 1 2 ऐसे करते करते के टोटल कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम। ओके बेटा 46 क्रोमोसोम्स, सब के सब 46 अलग अलग नहीं होते। हर एक क्रोमोसोम की आपके पास 2 टाइप्स का होता है। यानी अगर मैं कहूँ 46 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम जो है ना बच्चे, वो ना 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? 23 पेयर्स में। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 46 क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, और इस तरीके से यहाँ पे टोटल मैं कितने 23 पेयर्स बना दूंगा तो आपके पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पेयर्स हैं। उस तरीके से आप 23 पेयर्स बनाओ तो आपके पास कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, टोटल 46। You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in the class 12। हमने नोट्स में तो एक्स्ट्रा कर लिया है, एनसीईआरटी कहता है कि ये सब डिटेल्स आप प्लस 2 में देखोगे। कहता है एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल में तो आपको क्रोमैटिन दिखता है, तो डिवाइडिंग सेल में ही तो क्रोमोसोम दिखाएगा। कहता है एवरी क्रोमोसोम इवन एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसको हमने टर्म किया, सेंट्रोमियर। ऑन द साइड्स ऑफ विच disc shaped structures, hook like structures are called as kinetochores are present। यहाँ पे आपको काइनेटोकोर दिखाई दे रहा है बेटा। हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को मैंने क्या टर्म कर दिया, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर। यस, और यहाँ पे मैंने हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को क्या टर्म कर दिया, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। हमें मालूम था कि अगर ये सिंगल क्रोमैटिड है, ओके, बट अगर क्रोमैटिड बेटा एक से ज्यादा है, तो अगर आपके पास इस तरीके से 2 क्रोमैटिड्स हैं, तो ये 2 क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस रीजन पे, सेंट्रोमियर पे तो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कहता है कि द सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, दोनों के दोनों को एक साथ बनाए रखते हैं। Based on position of centromere, the chromosomes can be classified into 4 types। यानी अगर मैं सेंट्रोमियर की पोजीशन देखूं, मेरे पास क्रोमोसोम 4 अलग तरीके का हो सकता है। द मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जहां पे सेंट्रोमियर एग्जैक्टली कहाँ होगा, एकदम मिडिल में। आप बेटा सबसे पहले 4 डायग्राम देखो। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये कंडीशन 2 3 4, आपको ये 4 कंडीशन दिखाई दे रही है। इसके अंदर सेंट्रोमियर एकदम अगर सेंटर में होगा, यहाँ पे एकदम सेंटर में, तो इस चीज को हम क्या टर्म करेंगे, मेटासेंट्रिक। हम यहाँ से डायग्राम में देखते हैं, दिस इज मोर क्लियरर। बच्चे आप एक लाइन ड्रॉ करो कि मैं समझता हूँ कि ये जो लाइन है ये सेंटर समझा रही है।
अब एग्जैक्टली सेंट्रोमियर सेंटर में होगा तो इसको टर्म करेंगे मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ना, अगर थोड़ा सा बेटा ऊपर है तो इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या टर्म करेंगे? सब मेटासेंट्रिक। ओके, और अगर ये टुवर्ड्स टॉप है तो इसको हम टर्म करेंगे एक्रोसेंट्रिक। टुवर्ड्स टॉप है, टॉप पे नहीं है। और अगर ये एकदम इस तरीके से यहाँ पे टॉप पे चल जाए तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? टीलोसेंट्रिक। यानी अगर आप क्रोमोसोम को स्टडी करें और स्टडी करने पे आपको पता लगे कि आपके पास जो ये अपने पास सेंट्रोमियर है, किधर को है? आपके पास सेंटर में, थोड़ा ऊपर और ऊपर एकदम टॉप पे, तो इस हिसाब से हम 4 नाम इसको दे दिया करते हैं। कहानी क्लियर हो रही है? आप देखो यहाँ पे ये है मेटासेंट्रिक, दूसरा वाला डायग्राम है ये वाला, आप फर्स्ट वाला डायग्राम को देखिए बेटा, ये वाला है मेटासेंट्रिक, दूसरा वाला है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा वाला है टुवर्ड्स टॉप टीलो एक्रोसेंट्रिक, और जो एकदम टॉप पे है उसको क्या है? टीलोसेंट्रिक। बच्चे इनके लिए ना आपको ना ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जो मेटासेंट्रिक होता है उसको हम वी शेप बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक को आप एल शेप बोलते हो, एक्रोसेंट्रिक को जे शेप बोलते हो, और टीलोसेंट्रिक को आई शेप। ये 4 शेप अभी आप याद कर लो, जब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके अंदर मैं आपको ये शेप्स का असली मीनिंग और असली रेलेवेंस समझाऊंगा कि इनको ये शेप क्यों कही जाती है। मीनवाइल अभी के लिए आपको समझ आया, सेंट्रोमियर की पोजीशन को समझते और देखते हुए हमें एक बात समझ आती है कि जो ये हमारा क्रोमोसोम होता है उसके पास सेंटर में होगा तो मेटासेंट्रिक, अगर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर और टुवर्ड्स एंड होगा तो उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और एकदम अगर एंड पे होगा तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? टीलोसेंट्रिक। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेटा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आया है, आपको न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर समझ आया है, आपको मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन समझा दी गई है। यहाँ तक कहानी डन। सो बेटा एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल कीप ऑन सीइंग द डिफरेंट डिटेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, द डिफरेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियस। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स जो है, ये टीलोमियर नाम का टॉपिक बेटा अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब हमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको अभी क्रोमोसोम बैंडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, जस्ट कीप देन, इनको अपने नोट्स में प्रॉपर बना के रखिए। इनके रिगार्डिंग जो और जो डिटेल्स होंगी दैट विल बी इवेंचुअली एक्सप्लेन टू यू। व्हाट आई वांट यू पीपल टू स्टडी द एनसीईआरटी एंड अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। ओके, आप एनसीईआरटी को तसल्ली से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आपको समझ आ गया तो एनसीईआरटी का कंटेंट जितना भी था वो हमने कवर कर लिया। इस चैप्टर के लिए आपकी जो आएंगे क्वेश्चंस उनके लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से फिनिश ऑफ करेंगे, आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। बेटा कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आई एक्सपेक्ट आपको इस पूरा का पूरा जितना भी समझाए लेक्चर समझ आए। तसल्ली से पढ़िए। इफ देयर आर डाउट्स वी कैन टेक द डाउट्स फर्दर ऑन, राइट? थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड।